कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए bangersadu.com को और करें अपने CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जो टैक्स लॉज का जून 22 के अंदर CS इंस्टीट्यूट ने जो पेपर पूछा था, इसका एक क्विक डिस्कशन यहाँ हम करेंगे। सो बेसिकली GST और इनकम टैक्स जो आपके 50-50 मार्क्स का पेपर है, टोटल MCQ बेस्ड पेपर रहता है ये। तो ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जो डिटेल्ड आंसर्स हैं दे विल बी मेड अवेलेबल इन द ऐप। हमारी जो bangersedu.com जो गूगल प्ले स्टोर से ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पास जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं उनके भी डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और ये भी अब क्या है हम लोग अपलोड कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड फ्री रिफ्रेशमेंट टू हिज एम्प्लॉइज फॉर विच ही इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ ₹80 पर सच रिफ्रेशमेंट। यानी इसने फ्री रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया अपने एम्प्लॉयज़ को और ₹80 पर सच रिफ्रेशमेंट ये इनकर कर रहा है। स्टेट द अमाउंट विच इज ट्रीटेड एज अ परक्विजिट फॉर द एम्प्लॉई एंड इट्स टैक्सेबल वैल्यू एज पर सेक्शन 115। ये 115 होना चाहिए था, ये मिस्टेक आ रही है। 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो अब देखिए, हमारे अगर एम्प्लॉई सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करता है, तो अगर एम्प्लॉयर ने कोई उसको फूड एंड बिवरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की है बाय वे ऑफ कूपन, और जहाँ वैल्यू पर मील एक्सीड करती है ₹50, तो उसके रिलेशन में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया है फ्री रिफ्रेशमेंट। ये कूपन के माध्यम से नहीं है, तो ये फ्री रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया गया है। तो इन डेप्थ अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपके फ्री रिफ्रेशमेंट अगर 115 BAC की बात करें हम, तब भी क्या रहेगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। फ्री रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई विल बी व्हाट, एग्जेम्प्ट। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं परक्विजिट वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस के अंदर। कोई भी परक्विजिट वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। परक्विजिट वैल्यू उस केस के अंदर नील रहेगी, नथिंग विल बी टैक्सेबल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललित प्रेजेंट्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू द टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। टैक्स लायबिलिटी एज पर 115 JC 18 लाख रुपए आपकी क्या है, AMT की लायबिलिटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी है। रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आपकी आ रही है 23 लाख, ठीक है। और AMT क्रेडिट आ रहा है आपका क्या, 8 लाख रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड AMT क्रेडिट है। कितनी टैक्स लायबिलिटी असेसी की रहेगी, तो देखिए जितने एक्सटेंट तक का AMT है वो तो आपको डिपॉजिट कराना ही है। यानी आप AMT क्रेडिट कितना यूज़ कर सकते हो, AMT क्रेडिट यूज़ कर सकते हो लोअर ऑफ क्या, एक तो जो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ टैक्स के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आ रही है 23 लाख माइनस 18 लाख, यानी 5 लाख का AMT क्रेडिट, या फिर जो AMT क्रेडिट अवेलेबल है, AMT क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है 8 लाख, जो भी दोनों में से कम होगा वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। यानी 5 लाख आप यूटिलाइज करोगे तो 23 लाख में से 5 लाख घट गए, तो 18 लाख रुपए तो आपको क्या है, टैक्स लायबिलिटी पे करनी ही पड़ेगी। 18 लाख रुपए इसमें टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राम एज्ड 45 ईयर्स received 12 installments amounting 42,000 on the basis of reverse mortgage scheme during the financial year. Compute the amount of tax in hands of Ram as per the provisions of section 115 BAC of the Income Tax Act for the assessment year 22-23. तो जो रिवर्स चार्ज के अंदर इंस्टॉलमेंट्स में या लमसम जो अमाउंट मिलता है वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो सेक्शन 115 BAC ने उसके एग्जेम्पशन को विड्रॉ नहीं किया है, तो क्या अमाउंट ये पूछ रहे हैं टैक्सेबल होगा, नील अमाउंट इस केस के अंदर क्या होएगा, टैक्सेबल होगा। अब देखिए सेक्शन 21B से रिलेटेड इन्होंने पूछा, डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन दे रखी है। तो फंडामेंटल कंडीशंस क्या होती है, ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी बिकम्स क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ व्हाट, दी अमलगमेटेड कंपनी। और उसके अलावा शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी becomes what, the shareholders of the amalgamated company.
तो यहाँ ये देखिए पहली कंडीशन ऑल असेट्स वाली सही है, ऑल लाइबिलिटीज़ जो अमलगमेटिंग कंपनी की है वो लाइबिलिटी बन जाती है अमलगमेटेड कंपनी की। शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 75% इन द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी बिकम शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। 3 कंडीशंस ये सही है। और क्या रिक्वायरमेंट, डायरेक्टर वाली एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है ये आंसर इसका केस में बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन 1 इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च। तो एक तो 44 AD के अंदर अपने पास ये अवेलेबल है, और एक 44 AD ए के अंदर आपके पास क्या है, अवेलेबल है कि आपको एक एडवांस टैक्स की एक ही इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, AD और ADA में। 44 AE के अंदर नॉर्मल मैनर में आपको एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट देनी होगी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 44 AD एंड ADA। नेक्स्ट देखिए, Satish aged 45 years is having a house property at हैदराबाद। म्यूनसिपल वैल्यू आ रही है इसकी 12.5 लाख रुपए, ठीक है, और फेयर रेंट आ रही है 11 लाख रुपए, और स्टैंडर्ड रेंट आ रही है 11,50,000 रुपये। एक्सपेक्टेड रेंट कितनी हो गई, 11 लाख और 50,000 रुपये, ठीक है। लेट आउट की है इसने 1,05,000 में पर मंथ, तो ये रेंट कितनी आ गई इसकी, 1,05,000 इंटू 12, ये आ जाती है 12,60,000 रुपये रेंट आ रही है। आगे क्या कह रहे हैं, मार्च के महीने की रेंट ये रियलाइज नहीं कर पाए डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स एंड टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड कंडीशंस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट आर सेटिस्फाइड। तो जो अनरियलाइज्ड रेंट है घटा देंगे, क्योंकि कंडीशंस जो अनरियलाइज्ड रेंट की सेटिस्फाई हो गई है। तो अब अपनी जो 12,60,000 में से ये 1,05,000 घट गई, तो ये आ गया आपका 11 लाख और 55,000 रुपये। 11,55,000 रुपये की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा आ रही है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा आ रही है। और म्यूनसिपल टैक्स पे किया इससे 2,30,000 के, ये म्यूनसिपल टैक्स लेस हो गए। नेट एनुअल वैल्यू आ गई कितनी, 11,55 में से 2,30 घटा दीजिएगा, ये आ गई 9,25,000 रुपये। और इसमें इसने बोला है स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो 30%, इसका 30% ये लेस कर दिया अपन ने, 277,500, और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2.5 लाख रुपये ये लेस हो गया। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन 2 लाख का थोड़ी लगेगा, तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, माइनस 2.5 लाख और लेस कर दिया अपन ने। तो ये आ जाएगी आपके जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, इस केस के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 397,500, 397,500 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है। फिर देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग परक्विजिट इज एग्जेम्प्ट एज पर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये हेल्पर फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जाती है, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी, इसके रिलेशन में एग्जेम्पशन रहता है, भले इसे BAC में ऑप्ट करें। लैपटॉप गिवन टू एम्प्लॉय, ये भी एग्जेम्प्ट रहता है। अब ये अगर हेल्पर फैसिलिटी नहीं होती, यहाँ हेल्पर अलाउंस होता, तो फिर उस केस के अंदर सर्वेंट अलाउंस जैसे बोलते हैं अपन, तो वहाँ एग्जेम्पशन नहीं मिलता, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अब इन्होंने तो ये बेसिकली BAC में ऑप्ट कर रहे हैं हम, तो ये हेल्पर फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये हेल्पर अलाउंस होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस में बेसिकली आंसर सही आ रहा है। तो ये इसका कंट्रोवर्शियल है, देख लीजिएगा, हो सकता है इसके बोनस मार्क्स आपको मिले। अब सरहद इज द कर्ता ऑफ HUF डूइंग बिजनेस एट दिल्ली, सरहद इज रिजाइडिंग इन USA फॉर पास्ट 6 ईयर्स। पहले 6 साल, मतलब 6 साल से ये US में रिजाइड कर रहा है, और 30 दिन एवरी ईयर आता है। तो 6 साल में कितने दिन आ गया, ये 180 दिन आ गया इंडिया के अंदर, और उसके पहले ये इंडिया में था, उसके पहले ये इंडिया में था, ठीक है। 365 दिन। अब ये 7 साल की बात करें तो 7 सालों में ये कितने टाइम इंडिया में था, ये देख ले अपन कि भाई ये जो प्रीसीडिंग ईयर है उससे पहले वाले 7 सालों के अंदर, पास्ट 6 ईयर से तो भारत के बाहर आई, उसमें 180 दिन आया है, उसके पहले ये मान लो ये इंडिया में था, ठीक है। तो 7 ईयर्स के अंदर ये कितने डेज रह गया इंडिया के अंदर, 365 + 365, ये हम मान रहे प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर।
मतलब 180 प्लस 365, ये इतने दिन ही है, 545 डेज है ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर कोई यहाँ पे HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट देखिए इंडिया के अंदर आ रहा है, क्योंकि इज वाइफ एंड 3 sons टेक केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जो HUF का बिजनेस इंडिया में है, तो ये HUF रेजिडेंट हो गई, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होलली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, HUF रेजिडेंट बन गई। और करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 10 में से 9 साल या तो वो नॉन रेजिडेंट रहे या 729 डेज या लेस रहे ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। और अगर अपन ये मान लें कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर नहीं है, तब फिर वो करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब फिर क्या बन जाएगी, ये रेजिडेंट बन जाएगी। तो बेसिकली क्या है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब बन जाएगी अगर ये हम मानते हैं कि जो इज इन इंडिया, जो 10 में से 9 साल तो नॉन रेजिडेंट नहीं है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है NOR की। 729 दिन या उससे कम नहीं है भारत में ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर वाली पोजीशन उन्होंने क्लैरिफाई नहीं की है। अगर हम ये प्रीवियस ईयर की माने तो पिछले 6 साल से वो क्या है, भारत के बाहर है। और 7वें साल में भी अगर हम पहले लें तो 365 दिन है, तो कुल मिला के 7वें साल में वो 365 दिन और 6 साल में इतने दिन है, तो सिर्फ इतने 545 डेज ही वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, HUF is having a total income of 22,50,000 for the previous year ended 31st March 22 and compute the net tax liability। अगर BAC के ऑप्शन को उन्होंने ऑप्ट किया है, तो आपको BAC के प्रोविजंस मालूम है, 2.5 लाख पे तो नील हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% ऐसे चल रहा है, यानी 12,500। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का 10% 25,000। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का आप क्या रहा है 15%, लाइकवाइज चल रहा है ना आपके 2.5 लाख का 15% 37,500। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का 20% 50,000 और नेक्स्ट 2.5 लाख का 25% 62,500 और फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का 30% 75,000। तो ये 1 लाख मतलब 5 लाख 10 लाख 15 लाख हो गया, 5 10 और 15 और ये 17.5 और आपके पास बच रहे कितने हैं, 25% आ रहा है ना, ये कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। तो यहाँ तक तो आ गया आपने 187,500, तो एक आ गए। बचे हुए कितने हैं, ये तो 5 लाख 10 लाख और 15 लाख और यहाँ बच रहे हैं अपने 15, 7.5 लाख करो इसको, 7.5 लाख का 30%, ये हो जाएगा 2,25,000, 187,500, 4,12,500। फिर HEC जोड़ लेना आप एट रेट ऑफ 4%, 16,500 ये हो गया। तो जुड़ के कितना आ जाएगा ये अमाउंट, 4,29,000 लाइबिलिटी आ जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 4,29,000। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि गॉट फॉलोइंग इनकम्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इसकी टोटल इनकम निकालो चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ कवि। तो अब इनकम फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी, ये एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्ट है। रिमूविंग हे फ्रॉम बेसिक ग्रेन्स, ये भी एग्जेम्प्ट है। एनी प्रोसेस जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है टू मेक इट मार्केटेबल इन द मार्केट, तो ये प्रोसेस मार्केटेबल बना रहा है। और रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो ये आर्यन को जो ये सीडलिंग्स वगैरह बना रहा है, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो तीनों ही इनकम इसकी क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर 12AA। अगर वो क्या है सब्सिक्वेंटली अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करती है विच डू नॉट कन्फर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो उसको क्या है, इट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन व्हाट, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो उस केस के अंदर क्या है, कितने टाइम के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, विद इन व्हाट
इट हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कमिश्नर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ये अमेंडमेंट इस बार आया हुआ है, तो पूरे ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अमेंडमेंट 30 दिन के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। 222E के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं किसको, किस कंपनी पे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं? अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी उसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं। कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, वो क्या है? बेसिकली क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है। नेक्स्ट देखिए, श्री रतन ग्रोज टमेटोज एंड ही यूजेस देम फॉर मैन्युफैक्चरिंग टमेटो केचप इन फैक्ट्री। टमाटर उगा के उसको टमाटो केचप बना रहा है। 60% ऑफ द टमाटोज प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 5 लाख एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज 3.5 लाख। 5 लाख में तो 60% इसने बेच दिए, 60% ऑफ टमाटोज 5 लाख में, और इसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट आ रही है 3.5 लाख रुपए। तो ये हो गए 1.5 लाख रुपए तो एग्रीकल्चर इनकम है, ये 1.5 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है। उसके अलावा 40% टमाटो प्रोड्यूस इज प्रोक्योर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग केचप। मार्केट वैल्यू ऑफ टमाटो यहाँ केस में 3 लाख है, और मार्केट वैल्यू ले ली जाएगी उस केस के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो आप खुद ही काम में ले रहे हो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 1.80। तो ये हो गई आपकी 1.20, ये भी आपकी क्या कहलाई जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। ठीक है, तो 2.70 आपकी क्या हो गई? इस केस के अंदर एग्रीकल्चर इनकम आ गई। तो ये एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम भी पूछ रहे हैं। बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी आपकी? ये आ गई, इसने केचप बेचा है 6 लाख में, ठीक है, 3 लाख इसकी जो मार्केट वैल्यू इसकी कॉस्ट बन गई, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कितनी आ रही है? 1 लाख ही आ रही है। तो 6 लाख में से 4 लाख घट गए, आंसर आ जाएगा आपका 2 लाख। 2 लाख ये क्या कहलाई जाएगी? बिजनेस इनकम कहलाई जाएगी। तो इस केस के अंदर आंसर कितना आ गया? 2,70,000 और 2 लाख ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आगे, टोटल इनकम इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस पेएबल, दैट इज सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस मानते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज्ड 49 ईयर्स है, और उसने बीएससी के प्रोविजंस को ऑप्ट नहीं किया। टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है इसका, टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो बट नेचुरल है 3,80,000 पे जो भी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 2.5 लाख का तो हो गया नील। फिर नेक्स्ट 1,30,000 का 5%, ये 6500 रुपये इसकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। रिबेट मिल जाएगी 87A में, 12,500 तक की मिलती है। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए इसका आंसर आएगा नील। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स बेसिकली लगता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ABC चैरिटेबल ट्रस्ट वुड लाइक टू एक्यूमुलेट इनकम फॉर पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल इन कमिंग 3 ईयर्स एंड देयरफॉर सेट अपार्ट 20 लाख रुपए। तो 11/2 का ही एक्यूमुलेशन करना चाह रहे हैं। इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड 20 लाख फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, चैरिटेबल ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द पर्पस एंड द पीरियड, कि भाई हम ये 5 साल तक के लिए रखेंगे, या जो भी पीरियड है 3 साल या 3 साल के लिए रखेंगे। ये फॉर्म नंबर 10 के अंदर आपको क्या है, ये अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म पूछा था फॉर्म नंबर 10 में। अब टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148 वेयर इनकम रिलेशन टू एनी असेट वर्थ 80 लाख लोकेटेड आउटसाइड इंडिया चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट इज फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब लॉ, ये तो वैसे तो ब्लैक मनी एक्ट में कवर्ड होता है, पर अगर 148 का नोटिस जारी करना है तो 50 लाख से ज़्यादा की अगर इनकम एस्केप हुई है तो बियॉन्ड 3 ईयर्स बट अप टू से 10 ईयर्स तक क्या ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नोटिस जारी किया जा सकता है 148 में। अदरवाइज जो फॉरेन असेट्स है उनके लिए ब्लैक मनी एक्ट के लिए अलग से स्पेसिफिक प्रोविजंस दे रखे हैं। अब ये कह रहा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ कंपनीज एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में है उनको रिपोर्ट देनी है 92E के अंदर, तो उनके लिए ड्यू डेट क्या रहेगी? 30 नवंबर रहेगी ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? इंडियन कंपनी होती है, या एनी अदर कंपनी विच हैज़ मेड prescribed arrangements for declaration and payment of dividend on which tax is deductible at source under 194 of the Income Tax Act। तीनों ही मतलब बेसिकली 3 तो है नहीं, 2 ही चीज़ है, तो 1 and 2 के साथ 3 भी लिंक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ डोमेस्टिक कंपनी तीनों ही आ गई, डी आ गई 1, 2 and 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
As per section 13B of the Income Tax Act, voluntary contributions received by an electoral trust during the year is not included. जब 95% of the voluntary contributions distribute किए जाते हैं along with the brought forward surplus from the previous year, तो आपको क्या है exemption का benefit मिलता है section 13B में electoral trust के केस में. So 95% of the contributions must be distributed. Then following are the income of Sudha. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, टोक्यो में मिला है ये बिजनेस है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, और ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस आपको इंडिया में रिसीव हुई है, इंडिया में रिसीव हुई है. प्रॉफिट्स नॉट टैक्स प्रीवियसली ब्रॉट इन टू इंडिया, किसी केस में टैक्सेबल नहीं होता. ये पूछ रहा है जीटीआई अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और एनओआर है. तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो ये वर्ल्ड वाइड इनकम इसकी टैक्सेबल हो जाएगी. 96,000 भी हो गई, 6 lakhs भी हो गई और 9 lakhs भी हो गई. तो 1596 आ जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में, 1596 ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में. और एनओआर के केस में कितना आएगा? एनओआर के केस में देखिए ये 96,000 नहीं होएगा टैक्सेबल. एनओआर के केस में 96,000 नहीं होगा, 15 lakhs होगा. तो 1596 और 15 lakh, सी इसका ऑप्शन आ जाएगा. 1596 और 15 lakh इसका क्या है? सी ऑप्शन आ रहा है. नेक्स्ट देखिए, एज पर सेक्शन 115 JB इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016 विद असेसी इज अ यूनिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और सोली उसको इनकम मिल रही है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसको क्या है 9% का रेट से मैट लगता है इंस्टेड ऑफ व्हाट. अब तो 15% ही हो गई मैट की रेट, तो एक्चुअली में ये पुराना चल रहा है. तो 9% इंस्टेड ऑफ 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट्स. बुक प्रॉफिट डीम्ड इनकम होती है तो 9% देनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ 18.5 नहीं है, 15% ही है वैसे. देन द असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनाइज द रिटर्न फाइंड्स अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम फॉर रीजंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड दस लेवीड पेनल्टी ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम रिजल्टिंग इन मिस रिपोर्टिंग. अगर सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग है तो 50% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच अंडर रिपोर्टेड इनकम होता है. पर चूंकि यहाँ मिस रिपोर्टिंग है इसलिए पेनल्टी कितनी लग जाएगी? 271 के अंदर आपके क्या है 200% of the tax which has been payable on say underreported income. 270 के अंदर ये पेनल्टी आपकी क्या है लेवी हो रही है. नेक्स्ट देखिए, श्री ट्रांसफर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट टू वाइफ. वाइफ को ट्रांसफर कर दी उसने. वाइफ को रेंटल इनकम मिल रही है 25,000 रुपये पर मंथ, और उसने ये फिक्स डिपॉजिट करा दिया रेंटल इनकम का, और उस पर क्या है इंटरेस्ट इनकम अर्न हुई. तो अगर ये डीम्ड ओनर बन गया, इन केस ऑफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ये क्या माना जाता है? डीम्ड ओनर माना जाएगा इसके रिलेशन में, इस हाउस प्रॉपर्टी के रिलेशन में. अब ये जो रेंटल इनकम आ रही है 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंटू 12, ये 3 लाख रुपए की जो रेंटल इनकम आई है, ठीक है. अब इसने एक्चुअली में 90,000 का स्टेटवरी डिडक्शन मिलना चाहिए 210. इसके रिलेशन में डीम्ड ओनर है, ये इनकम तो किसकी रहेगी? श्री की रहेगी. अब इन्होंने पूछा है इनकम टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ श्री, तो ये एक्चुअली में श्री के एंड में. और जो ये बाकी की जो इनकम है, जो एक्रीशन इन इनकम माने अपन, इनकम से जो इनकम अराइज हो रही है दैट इज बेसिकली एक्रीशन इन इनकम, वो क्लब नहीं होती है. वो क्या है? क्लब नहीं होती है. तो अब ये बेसिक चीज़ इन्होंने आंसर ही सही नहीं दिए हैं इसके, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आपको क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन तो देना ही चाहिए. तो ये मान लेते हैं कि भाई इसका ऑप्शन क्या है, डी मान लें, ठीक है, ये एक्रीशन मान के. अदरवाइज देखिए ये डीम्ड ओनर है, इसी की इनकम मानी जाती है हाउस प्रॉपर्टी वाली. अब है नॉन प्रोफेशनल फर्म ABC एंड कंपनी हैज़ बुक प्रॉफिट ऑफ 12,38,000 इन द प्रीवियस ईयर. एडमिजिबल रेम्यूनरेशन, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कितनी बार पूछा गया है, 3 लाख का तो मिल जाएगा 90% यानी 270, और बाकी 938 का 60%. ये मैक्सिमम परमिजिबल रेम्यूनरेशन है जो आप पार्टनर्स को देंगे. तो 938 का
60% हो गया आपका 562,800, 10,270, तो ये आ जाएगा 562,800, 562,800 प्लस 270, 8,32,800 इसका आंसर आ जाएगा। 832,800 इसका ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजेश पेज अ रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ, टोटल इनकम इसकी दे रखी है 6 लाख, दैट इज GTI बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80 GG, इज ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ HRA मिल रहा है इसको। एलिजिबल डिडक्शन अंडर 80 GG क्या होगा? नील होगा। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है और ही इज इन रिसिप्ट ऑफ HRA, उसको कोई 80 GG का डिडक्शन नहीं मिलता है, नील हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, पूरे हो रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, रमेश होल्ड्स 30% शेयर्स इन RS लिमिटेड, हिज स्पाउस इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मिसेज रमन है इसकी वाइफ, और 50,000 रुपये का रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसको पर मंथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो खुद की एप्लीकेशन ऑफ स्किल से ही मानेंगे, तो कितना सैलरी ऑफ स्पाउस वुड बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रमन? कोई भी टैक्सेबल नहीं होगी यहाँ पे। सैलरी ऑफ स्पाउस ऑफ रमन विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ किसके हैंड में? खुद के स्पाउस के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी ये तो, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ स्किल की मानते हैं हम ये पूरी की पूरी तनख्वाह। पर्सनल अर्निंग इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर ऑफ HUF, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की अर्निंग है, तो किसकी इनकम होगी? उस इंडिविजुअल की इनकम होगी, HUF की थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ऑफ मेंबर ऑफ HUF, खुद की पर्सनल इनकम है, तो मेंबर्स की होगी नहीं, HUF की होगी नहीं, तो ये मानते हैं उस इंडिविजुअल की होगी। देन लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट अंडर 234B वुड बी अराइज इफ एडवांस टैक्स प्लस TDS एंड TCS। अगर आपका एडवांस टैक्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ व्हाट? 90% ऑफ असेस टैक्स। अगर आपका एडवांस टैक्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ 90% ऑफ असेस टैक्स, तब आपको 234B का इंटरेस्ट देना होता है। फिर आ रहे हैं ये 271G में, फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू से स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपके पेनल्टी लगती है, या 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आपके 271G के अंदर पेनल्टी लगती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट, ये पूछ रहे हैं नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(6) रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर 10(6) में अगर कोई सैलरी है रिसीव्ड बाय फॉरेन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट रहता है, पीरियड ऑफ स्टे 90 डेज से ज़्यादा नहीं हो। फिर है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर फॉरेन गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग पर्पस, इसके रिलेशन में भी क्या दे रखा है? एग्जेम्पशन दे रखा है 10(6) में। और फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज फॉर सर्विसेज से रेंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, ये भी क्या रहता है? एग्जेम्प्ट रहता है। तो तीनों ही 10(6) के अंदर आपको क्या है? एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तीनों का ही एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फैमिली ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉई इज रिसीविंग पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ का पेंशन है, फैमिली पेंशन है ये। फैमिली पेंशन का टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है। 144 ये मिल गई, और एक डिडक्शन मिलता है 1/3 ऑफ पेंशन ऑफ 15,000, जो भी दोनों में से क्या हो? कम हो। अगर BAC ऑप्ट नहीं किया इसने, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ये 15,000 लेस कर देंगे तो 129 आ जाएगा, 129 होगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल होगी। ठीक है, फिर आप 32nd क्वेश्चन देखिए। DG एंड कंपनी ऑफ USA इज मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग ब्रांच इन इंडिया फॉर सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। एडजस्टेड टोटल इनकम ब्रांच की दे रखी है, इंडियन ब्रांच की, प्रायर टू चार्ज ऑफ HO एक्सपेंस 250 लाख है। तो 44C में डिडक्शन मिलता है कितना? 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और HO एक्सपेंस, जो भी दोनों में से क्या है? कम है। तो 250 लाख का 5% कितना हो गया? 25, 12.5 लाख एक हो गया। और एक्चुअल HO खर्चा कितना है? 45 लाख। जो भी दोनों में से कम है, तो यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा आपको 12.5 लाख रुपए का। ठीक है, HO का। अब 139(5) में आप कौन से रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो? 139(1) के कर सकते हो। बिलेटेड रिटर्न भी अब रिवाइज हो सकता है।
और लॉस रिटर्न सब अगर 139.3 टाइम 139.3 का रिटर्न भी 139.1 वाला ही माना जाता है, तो यानी तीनों रिटर्न ही क्या है, रिवाइज किए जा सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो ओरिजिनल रिटर्न हो, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न हो, चाहे वो क्या हो, लॉस रिटर्न हो। नेक्स्ट देखिए, एंड टैक्स पेयर एन असेसी वांट्स टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। ऑर्डर 28 अगस्त को ही रिसीव द ऑर्डर डेटेड 28 अगस्त का ऑर्डर 8 सितंबर को रिसीव हुआ है। 246A के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अपील फाइल करनी पड़ेगी। वो कब कितने टाइम के अंदर हो जाएगी? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ AO। ठीक है, 30 दिन के अंदर ये अपील फाइल करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। देन उर्वशी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग द कॉफी इन इंडिया एंड उर्विश and he is derived an income from sale of coffee grown, cured, roasted and grounded। यहाँ पे 60% तो हो जाएगी आपकी एग्री इनकम और 40% हो जाएगी अपनी बिजनेस इनकम, क्योंकि यहाँ फर्दर रोस्टिंग और ग्राइंडिंग भी हुई है। तो इसलिए कितनी, क्या पूछ रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होगी, नहीं ये क्या पूछ रहा है कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, तो बट नेचुरल है 40% की जो इनकम होगी वो यहाँ टैक्सेबल होगी, क्योंकि 60% इसकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो 40% यहाँ पे क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसने एक फर्स्ट हाउस खरीदा है 80 लाख रुपए का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसकी 80 लाख रुपए आ रही है, और बैंक ने लोन सैंक्शन किया है और जिस पे इंटरेस्ट इसने पे किया है 4.5 लाख रुपए का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख रुपए आ रही है यहाँ पे, तो 80 EEB का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मस्ट नॉट एक्सीड ₹45 लाख। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन इसको अवेलेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन क्या, सेक्शन 24 में। 24 में 2 लाख रुपए का इसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिल जाएगा। ये नहीं मिल पाएगा 80A के अंदर डिडक्शन। ठीक है, फिर है भुवन ट्रांसफर्ड रेंटल इनकम 1,20,000 पर मंथ टू स्नेहा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट डिड नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी नेम ऑफ स्नेहा। सेक्शन 60 है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। तो जो रेंटल इनकम है वो किसके हैंड में टैक्स होगा, भुवन के हैंड में टैक्स होगा। ट्रांसफर ऑफ इनकम है विदाउट क्या, ट्रांसफर ऑफ असेट। नेक्स्ट देखो, द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांटिंग असेसी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अंडर सेक्शन 127(1). ट्रांसफर ऑफ केस हो रहा है यहाँ पे, तो अगर एक ही सिटी या डिस्ट्रिक्ट या टाउन के अंदर केस ट्रांसफर होता है ना 127 में, तब तो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, अदरवाइज क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी हो जाती है। तो ये मैंडेटरी मानेंगे क्योंकि ये 127(1) की बात कर रहा है इसलिए। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फ्लूडाइज्ड बेड टाइप हीट ट्रीटमेंट फर्नेस से तो बहुत ही कौन बच्चा पढ़ता है, वैसे 40% की रेट से क्या है, डेप्रिसिएशन मिलता है। गणेश को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ शेयर्स, 80,000 रुपये का STCL हुआ है, और ये ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से कैरी आउट किए गए हैं, तो वो सेट ऑफ किया जा सकता है शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों से क्या है वो आराम से सेट ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान चैरिटेबल ट्रस्ट्स owns a capital asset 5 lakhs, 3/4 of the same is utilized for charitable purpose। 5 लाख का 3/4 आप यूटिलाइज कर रहे हो उसको 3/4 चैरिटेबल पर्पस के लिए, 1/4 अदर पर्पस के लिए। 12 लाख रुपए का बेच दिया अपन ने इसको, ये सब 3/4 करते जाओ। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर कितनी प्रोसीड्स आपने यूटिलाइज की है, देखो आपने 10 लाख रुपए का नया असेट खरीदा है, 10 लाख का भी आप क्या कर लो 3/4 कर लो, तो ये कितना हो गया, 7.5 लाख का नया असेट खरीदा है। ओरिजिनल असेट की कॉस्ट के ऊपर कितना खरीदा है, ओरिजिनल असेट था 5 लाख का, 5 लाख का 3/4 यानी 375। 375 के ऊपर आपने कितना खरीदा है, हाउ मच यू हैव मनी यू हैव यूटिलाइज्ड, नया असेट खरीदा 7.5 लाख का, एक तरह से मान लें 10 का 3/4 और 375 पहले वाला था, तो 375 का आपने असेट खरीदा है ओवर एंड अबव ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स डीम टू हैव बीन यूज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस कितना होगा, 3,75,000 रुपये का। ये ओवर एंड अबव जो ओरिजिनल कॉस्ट आप खरीदते हो ना,
जितना वो डीम्ड अप्लाइड माना जाता है किसके लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। प्रिया क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ऑफ एस लिमिटेड, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एज शी इज गोइंग आउट ऑफ कंपनी ड्यू टू रिट्रेंचमेंट प्रोसेस। उसको हटा दिया गया, उसकी जो 17 साल की उसने सर्विस करी थी पूरी, और इसकी एवरेज पे निकाल रहे हैं ये 30,500। तो 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो 17 साल की सर्विस के लिए 30,500 है, सॉरी 15 डेज एवरेज पे क्या हो जाएगी, 30,500 इंटू 17, मतलब इंटू 17 साल हो गए, तो 5,18,500 ये इसकी कंपनसेशन की अमाउंट निकल के आ रही है। मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको रिट्रेंचमेंट का 10(10)(b) में 5 लाख का मिलेगा। तो टैक्सेबल अमाउंट पूछ रहा है क्या ये, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 18,500 रुपये। इस केस के अंदर 18,500 टैक्सेबल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट देखिए, PQR एंड एलिजिबल असेसी फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम इज कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस अंडर 44 AD। इसका टर्नओवर 180 लाख है, 30 लाख कैश में मिले हैं, 80 लाख अभी मिले नहीं है। तो ये मान लेंगे 110 लाख आपके कैश में मिल गए, 110 लाख का 8% हो गया, और 70 लाख उसको अकाउंट पे ही चेक से मिल गए, 70 लाख का 6% हो गया डीएम PG BP। तो 4,20,000 और 8,80,000, ये आपके डीन PG BP हो गए कितने, 8 और 4 12 और एक 13 लाख रुपए। ये पूछ रहा है कितने इसके डीन प्रॉफिट्स हैं, तो बट नेचुरल है 13 लाख रुपए इसके डीन प्रॉफिट्स हैं। फिर देखिए, सुधा एस टू पे 1,20,000 एनुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेंस्ट हर हाउस अलॉटेड। इनिशियल सम उसने 3 लाख का पे किया है टू बिकम अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये टर्म पेमेंट है 15 साल तक। 80C में कितना डिडक्शन मिलेगा, जो भी ये एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कर रही है, इनिशियल फीस पे नहीं मिलेगा, जो इनिशियल अमाउंट पे कर रहे हो उसका नहीं मिलेगा, जो एनुअल इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंदर। 1,20,000 रुपये का ये डिडक्शन क्या है, इसको एडमिजिबल हो जाएगा। 1,20,000 का ये डिडक्शन उसको एडमिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिडक्शन अंडर 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू, एक है पॉलिसी जो पहले जारी की गई वो है 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, और उसके बाद अगर जारी करी जा रही है तो 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। और अगर यही किसके लिए ली गई हो, हैंडीकैप्ड के लिए ली गई हो बाद में 1/4/2012 के बाद, तो वहाँ कितना हो जाता है, 15% हो जाता है। तो अब यहाँ तो एक नॉर्मल माना है, तो इसलिए 20 और 10 का मामला देख लेते हैं। B is a non-government employee, stays at Delhi and give a basic salary of 60,000 per month, DNS allowance है 3,000 पर मंथ, और रेंट फ्री फर्निश्ड होम मिला हुआ है, फेयर रेंट दे रखी घर की, उससे मतलब नहीं है, फर्नीचर है। टैक्स लाइबिलिटी पूछ ली इसमें पूरी, तो देखो 60,000 इंटू 12 यानी 7,20,000 तो सैलरी हो गई, DA हो गया इसका 3,000 इंटू 12 36,000 DA हो गया, और रेंट फ्री अकोमोडेशन में 15% ऑफ सैलरी आ जाएगी। तो 7,56,000 का 15% कितना होता है, 1,13,400। तो 720 प्लस 36 प्लस 113,400, 869,400 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देना 50,000 का, 819,400 आ गया। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी पूछी है, BAC ऑप्ट नहीं करता है तो माइनस 50,000 किया। अच्छा, रेंट ये भी आ रहा है, फर्नीचर का भी आ रहा है अभी भैया, फर्नीचर भी आ रहा है 24,000, फर्नीचर के भी जोड़ो, यहाँ 24,000 जोड़ दो, बात बराबर है। तो 819,400 प्लस 24,000 फर्नीचर के जोड़ देना, 843,400 हो गया ये। तो 843,400 माइनस 5 लाख इंटू 20% प्लस 12,500 इंटू 4%, ये आ जाएगा 84,427। टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख पे नील। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% 12,500, और बैलेंस जो इनकम है वो 20%, उस पर 4% HEC जोड़ देना,
तो ये आ जाएगा कितना, 84,427। समझ में आ रहा है? 8,43,400 पे कैसे निकाला, 2.5 लाख पे नील। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, 12,500। बैलेंस का 20%, यानी 343,400 का 20%। टोटल कर लो और फिर प्लस 4% क्या जोड़ लो, HEC जोड़ लो, आंसर आ जाएगा आपका 84427। नेक्स्ट देखिए, सुमित सोल्ड वेकेंट लैंड फॉर 2 करोड़। 2 करोड़ में इसने अपने वेकेंट लैंड को बेच दिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है क्या, 25 लाख रुपए, 25 लाख इसकी कॉस्ट एक्शन है, डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स है 148 इंटू ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स है 317। तो 25 डिवाइडेड बाय 148 इंटू 317, ये हो गया अपना 53,47,297। ये आ गया LTCG 1 करोड़ 46 lakhs 45,270। अब ये इसने इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं अक्टूबर 21 के अंदर, विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट कर दिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड में। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 लाख का मिलेगा। 54 EC में मैक्सिमम एग्जेम्पशन अगर 50 लाख का मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 96,45,270। 96,45,270, सॉरी ये आ जाएगा 96, सॉरी गलत टिक मार दिया मैंने, सही कर देते हैं 96। फिर 48th क्वेश्चन देखिए, शिरीष इज डिपेंडेंट ऑन हिम, फादर, शिरीष फादर इज डिपेंडेंट ऑन हिम एंड सफरिंग विद 90% ऑफ डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी है इसको, 99,000 रुपये इसने खर्चा किया फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इस फादर। 80DD के अंदर सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है। अगर इसने BAC के प्रोविजंस को ऑप्ट किया है, इसने अगर BAC के प्रोविजंस को ऑप्ट किया है तो डिडक्शन का अमाउंट इस केस के अंदर नील हो जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, BAC के प्रोविजंस को ऑप्ट करोगे तो 80CCD सबसेक्शन 2 और 80JJA के अलावा कोई और डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होता है, तो ये नील हो जाएगा। अब हर जगह लिख रहा था ना असेसी इज ऑप्टेड, असेसी इज नॉट ऑप्टेड, तो मैंने सोच लिया कि असेसी ने यहाँ ऑप्ट नहीं किया, तो ये ध्यान रखिएगा। ये इस केस के अंदर क्या है, अगर असेसी ऑप्ट नहीं कर रहा है, असेसी ऑप्ट नहीं करता तब तो 1.25 लाख होता, पर अगर उसने ऑप्ट कर लिया तो 80DD का डिडक्शन उस केस के अंदर एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संता एज 50 ईयर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 36 लाख उसकी बिजनेस की इनकम है। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, ये सिर्फ नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड होएगा। फैब्रिक बिजनेस लॉस ये एडजस्ट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम इस सन क्लब्ड 4 लाख रुपए क्लब हो गई इसकी आफ्टर डिडक्शन। डिडक्शन चैप्टर 6 के दे रखे हैं, TDS और एडवांस टैक्स से। कितना नेट टैक्स पेएबल है या रिफंडेबल है, तो देखो 36 लाख की तो ये इनकम हो गई, 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। 24 लाख तो ये हो गए, उसके अलावा 4 लाख रुपए की ये हो गई, 28 लाख हो गया। डिडक्शन इसको मिल गया है कितना, 3.5 लाख का। तो 28 में से 3.5 हटाइए, 24 लाख और 50,000 ही हो गई। अब ये इस पे टैक्स लायबिलिटी कह रहा है, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकालेंगे हम, तो 10 लाख पे तो 1,12,500 जाती है,
और बाकी 14,50,000 रुपये। 14,50 का 30%, 435 ये हो गया, प्लस 112,500 इंटू 4% प्लस 569,400 इसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। टोटल करके देख लेना HEC जोड़ने के बाद। और इसको 5,60,000 का टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं बाय वे ऑफ TDS और एडवांस टैक्स। तो ये इसकी लाइव कितना पे और करना है, 9,400 इसको पे करना है, 9,400 इसको पे करना है। Where it is not clear as to whom amongst the two persons has received the income, AO can commence proceedings against both the assessees। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव असेसमेंट बोलते हैं। ये चीज़ प्रोटेक्टिव असेसमेंट कहलाई जाती है। दोनों की कोई रह नहीं जाए टाइम लिमिट के कारण से, तो उसको प्रोटेक्टिव असेसमेंट बोलते हैं। तो ये अभी अपन ने इनकम टैक्स से रिलेटेड पोर्शन डिस्कस किया है। 50 मार्क्स का ये पोर्शन अभी हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। अब आगे हम GST वाला पोर्शन पार्ट 2 करेंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए bangersadu.com को और करें अपने CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखिए पार्ट 2 जो है वो GST से रिलेटेड और कस्टम से रिलेटेड पार्ट है 50 मार्क्स का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। कैन टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम क्लेम ITC। तो क्या कंपोजिशन सप्लायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल होगा? क्या कंपोजिशन सप्लायर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा। कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंपोजिशन सप्लायर कोई ITC नहीं ले सकता है। व्हेन कैन रजिस्ट्रेशन बी लायबल टू बी कैंसल्ड। अपन ने सेक्शन 29 के अंदर पढ़ा था कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यदि कोई पर्सन डज नॉट कंडक्ट द बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। अगर 86B के प्रोविजंस को वायलेट करता है रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो भी आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। और अगर आपने क्या है अपने GST रिटर्न्स कंटिन्यूस पीरियड फॉर 6 मंथ्स या फिर जो कंपोजिशन सप्लायर है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स फर्निश नहीं किए, तो भी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल होगा। तो 52 के अंदर तीनों ही आंसर्स, तीनों ही मतलब 1, 2 एंड 3 सही हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। फिर देखिए आगे, एज पर सेक्शन 16 ऑफ द IGST एक्ट, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SEZ डेवलपर और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SEZ यूनिट फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशन। और जुड़ गया है अब, फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। तो ये भी तीनों ही आ गए इसमें, यानी सेक्शन 16 के हिसाब से ऑफ द IGST एक्ट, एक्सपोर्ट्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SEZ यूनिट्स एंड SEZ डेवलपर्स, ये किसकी एम्बिट में आ रहे हैं, जीरो रेटेड सप्लाई की एम्बिट में आएंगे। दे आर कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ से जीरो रेटेड सप्लाई। तो SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। ठीक है, अब डैश एंड डैश आर द 2 यूनियन टेरिटरीज एट विच UTGST एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट GST लॉ एप्लीकेबल होती है। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे क्या है, स्टेट GST लॉ क्या है, एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो इसमें जो अपना आंसर आ जाएगा वो दिल्ली एंड पुडुचेरी आएगा। देन एज पर रूल 50 ऑफ द CGST रूल्स, रिसिप्ट वाउचर मस्ट कंटेन। रिसिप्ट वाउचर कब दिया जा रहा है, जब अपने को कोई एडवांस रिसीव हो गया है, देन वी विल बी गिविंग इशूइंग क्या, रिसिप्ट वाउचर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसके रिलेशन में अपने को एडवांस मिला है, वो अपन क्या है, रिसिप्ट वाउचर क्या है, जारी कर रहे हैं। देन भारत लिमिटेड इज एंगेज इन मेकिंग स्वीट्स। The company distributes the same sweet to its employees. Can the company claim ITC in respect of inputs used in making such gifts to the employees? So 17(5)(h) के अंदर ये क्या रहेगा, ये क्रेडिट क्या रहता है, इज ब्लॉक्ड। आपको इसका क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा। इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इस केस के अंदर क्या है,
आईटीसी एडमिसिबल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अनलेस एंड अनटिल नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी शैल नॉट बी लेविड ऑन द फॉलोइंग सप्लाईज। तो अपने 5 आ रहे हैं, पेट्रोलियम क्रूड आ रहा है, हाई स्पीड डीजल आ रहा है, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल है, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। ये 5 आइटम्स हैं, वर्तमान में इस पे जीएसटी नहीं लग रहा है। जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल तभी जीएसटी लगेगा, तो यानी इसका भी आंसर डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। देन एज पर सेक्शन 17 of the CGST Act for banking companies using input and input services, partly for taxable supplies and partly for exempt supplies, which of the following is statement is true? ITC shall be compulsorily restricted to credit attributable to taxable supplies including zero rated supplies. ठीक है, एक तो ये आ गया। 50% of eligible ITC on input capital goods and input service shall be mandatorily taken in a month and rest shall lapse. या तो ये ऑप्शन पे चलेगा, या तो आप क्या कर लो, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल बेसिस पे ले लो जितना टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज पे, या फिर आप क्या ले लो 50% ऑफ द इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ले लो। तो सेक्शन 17(1) सेक्शन 17(4) के हिसाब से आइदर ए और बी इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, द ऑप्शन ऑफ द बैंकिंग कंपनी। अब एक एयर ट्रैवल एजेंट है, 50,000 रुपये बेसिक फेयर है और 1 लाख रुपये इंटरनेशनल फेयर है। ठीक है, बेसिक फेयर फॉर इंटरनेशनल बुकिंग्स और बेसिक फेयर फॉर डोमेस्टिक बुकिंग्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 50,000 रुपये का तो डोमेस्टिक बुकिंग में तो 5% हो गई और इंटरनेशनल में आपके क्या हो जाएगी 10%, यानी 2,500 रुपये तो ये हो गई और 10,000 रुपये ये हो गई। तो ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगी 12,000 रुपये, 12,500 रुपये इस केस के अंदर क्या है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी और 1954 के अंदर ये फ्रांस एज एडॉप्टेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, तो कंपोजिशन स्कीम में पेमेंट से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, टर्नओवर से मतलब होता है, जो भी उसका टर्नओवर होता है उस पर कंपोजिशन की रेट अप्लीकेबल होती है। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस के हिसाब से ही क्या है उनका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होएगा कंप्यूट किया जाएगा। तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस के हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर उनका क्या है कंप्यूट किया जा रहा है। अब व्हाट शुड बी द टैक्स एलिमेंट इन केस ऑफ कैपिटल असेट अंडर सीजीएसटी एक्ट, टैक्स एलिमेंट के रिलेशन में बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, टैक्स एलिमेंट को कैपिटलाइज तो कर नहीं सकते अपन, आपको क्या है एंड क्लेम डेप्रिसिएशन, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्लेम आईटीसी एट द फर्स्ट इंस्टेंस, ये कर सकते हो, या तो ए कर लो या बी कर लो, या तो आप कैपिटलाइज कर लो टैक्स एलिमेंट को और क्लेम डेप्रिसिएशन। तो आंसर आ जाएगा आइदर ए और बी। इस केस के अंदर क्या है आंसर आ जाएगा आइदर ए या बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इस केस के अंदर आइदर ए और बी, या तो कैपिटलाइज कर लो टैक्स एलिमेंट को या डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, या आप चाहो तो आप क्या क्लेम कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है अवेल कर सकते हो। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए और बी, इस केस के अंदर आइदर ए और बी ये आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट डील्स विद इंटरस्टेट सप्लाईज, इंटर-स्टेट सप्लाईज हो गया ये, इंपोर्ट्स को क्या है डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाईज माने जाता है, और सप्लाईज मेड आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट्स हो गए बेसिकली। तो इंटरस्टेट सप्लाईज और इंपोर्ट्स एंड सप्लाईज मेड आउटसाइड इंडिया ये बेसिकली आईजीएसटी एक्ट में ये सब चीज़ें कवर की जा रही है। ठीक है, अब देखिए एज पर सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अब यहाँ सेक्शन 25 के बारे में बात कर रहा है। व्हेन एम्प्लॉयर गिफ्ट्स गुड्स और सर्विसेज टू हिज एम्प्लॉइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। ये एक्चुअली में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो आपके आ रही है सेक्शन 15 के अंदर, सेक्शन 15 में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ रही है।
25 की तो बात ही नहीं आ रही कहीं। उसके अलावा देखिए ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई टू एन एम्प्लॉय डज नॉट एक्सीड, क्या कब ये जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगी, ये आपके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे रखा है कि भाई अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, रिलेटेड हो और अपने ही रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट को या अपने ही डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट को सप्लाई करते हो, तब फिर वो डीम्ड सप्लाई मानी जाती है विदाउट कंसिडरेशन। पर गिफ्ट्स अप टू ₹50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर टैक्सेबल नहीं होगी, तो ये 50,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये सरकार ऑफ हैदराबाद परचेज गुड्स फॉर 12 lakhs फ्रॉम अर्नब ऑफ मुंबई एंड होल्ड द गुड्स एट द लोकेशन ऑफ सप्लायर एट दिल्ली। ठीक है, अब यह दिल्ली भिजवा रहा है, यहाँ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स का है दिल्ली हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, परचेज किए और माल भिजवाया है कहाँ पे, दिल्ली पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, दिल्ली हो जाएगी। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्या, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट ऑफ द on common invoices pertaining to input services, distribution of kept goods including capital goods amongst the branches। input service distributor में services के relation में क्या होता है, distribution होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका जो input service से related वे common invoices आ रही हैं उनका ISD credit क्या करेगा, distribute करेगा input service distributor। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर आईजीएसटी, आईजीएसटी क्रेडिट इसके लिए काम में आएगा, पहले आईजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आएगा, फिर बचावा किसके लिए आएगा, सीजीएसटी, एजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, इसके लिए आ जाएगा इन एनी मैनर एनी ऑर्डर, तो ये आ जाएगा सी इसका। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू एसईजेड यूनिट्स नो टैक्सेस पेएबल, क्योंकि ये क्या आती है, जीरो रेटेड सप्लाई होती है, ये क्या होती है, जीरो रेटेड सप्लाई होती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इन दीज केसेस ऑन द इनपुट्स यूज्ड आईटीसी इज अलाउड, बिल्कुल आईटीसी आपको एडमिसिबल होता है। आईटीसी इज नॉट अलाउड, आईटीसी इज अलाउड प्रोवाइडेड एक्सपोर्ट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, और ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये ज़रूर है कि जीरो रेटेड सप्लाई में आगे बोल रखा है जैसे एक्सपोर्ट्स में पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नहीं तो जो क्रेडिट अपन ने लिया है, जो रिफंड अपन लेते हैं वो रिकवरी हो जाती है, तो ये हम आईटीसी बेसिकली एडमिसिबल हो जाएगा इसमें। फिर सेक्शन 60 में क्वेश्चन 69 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई अंडर CGST एक्ट। एक है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, ये शेड्यूल आपके 1 में दे रखा है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड और एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, ये भी दे रखा है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये भी दे रखा है। फिर है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी टू मेंबर्स देयर ऑफ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये शेड्यूल 2 में दे रखा था जो अब हटा दिया है बिकॉज फाइनेंस एक्ट 21 के अंदर ये रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आए हैं। सेंटर प्रोवाइड कंपनसेशन टू स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, और बेसिकली जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके लिए ये आपके कंपनसेशन अलाउ होता है, और वो पीरियड रहेगा क्या, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। और फिर देखिए in which of the following states या union territories the threshold limit of 20 lakhs instead of 10 lakhs, 10 lakhs किसके लिए एप्लीकेबल है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये तो याद रख के जाना है। मणिपुर के लिए 10 lakhs है, मिजोरम के लिए, नागालैंड के लिए, तो किसके लिए 10 lakhs एप्लीकेबल नहीं है, मेघालय के लिए 20 lakhs क्या है, एप्लीकेबल रहेगी। फिर देखिए एज पर सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी इन इंडिया में बी मेड, जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, उसका इसको अपॉइंट करना पड़ेगा किसी पर्सन को, उसको किसी पर्सन को क्या है, अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड दैट पर्सन विल बी व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट of the
जीएसटी। वैसे प्राइमरी लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है, जब डी डज नॉट हैव अ फिजिकल अपॉइंट प्रेजेंस तो उसको किसी पर्सन को क्या है अपॉइंट करना पड़ता है। देन IGST पेड इज अवेलेबल एज क्रेडिट इन ऑर्डर टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कैसे? पहले IGST के लिए, फिर CGST के लिए एंड SGST। अब CGST और SGST क्या हो जाएगा? इन एनी ऑर्डर, पुराना क्वेश्चन लगा रखा है ये, और एनी प्रपोर्शन। सबसे पहले IGST के लिए, फिर CGST के लिए, और फिर SGST के लिए, CGST SGST के लिए इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन ITC एडमिसिबल होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर कैन अंडरटेक्स following activities authorized by the taxable person, furnish details of outward supplies and inward supply। definitely उसके he will furnish for the details of the outward supplies and inward supply। इस हिसाब से मंथली, क्वार्टरली और एनुअल रिटर्न्स और फाइनल रिटर्न्स भी वो फर्निश करता है। तो आंसर इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा। इफ़ द ITC सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, वो कहाँ क्रेडिट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर वो ITC क्या होता है? क्रेडिट होता है। एज पर रूल 31A ऑफ द CGST रूल्स, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो लॉटरीज विच हैव बीन रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अब रेट ऑफ GST क्या हो गई है? 28% हो गई है, 12 नहीं रही है अब। तो ये 100/128 हो जाएगा ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और प्राइस एज नोटिफाइड बाय द ऑफिशियल गजट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एज से हायर। तो 100/128 होना चाहिए आंसर, बिकॉज सेम हैज़ बीन रिवाइज। तो ये क्वेश्चन भी आपका पुराना है, जैसे ये क्वेश्चन पुराना, ये क्वेश्चन पुराना, ड्राफ्टेड पुराने पड़े हुए हैं एक्चुअली में। रेट 100/128 हो गई है, बोनस मिलेंगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पास द फर्स्ट स्टेट GST बिल इन इंडिया? तो तेलंगाना वॉज अ स्टेट जिसने पहला GST बिल उसने पास किया अमंग्स दी स्टेट्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू कंपोजिशन स्कीम इन द CGST एक्ट 2017। कंपोजिशन स्कीम इज कंपल्सरी, ये गलत है, ये ऑप्शनल होता है। फिर टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट्स, नहीं वो नहीं कर सकता कलेक्ट। कंपोजिशन डीलर में इफेक्ट इंटरस्टेट सप्लाई, ये भी नहीं कर सकता। और कंपोजिशन डीलर को बिल ऑफ सप्लाई जारी करना है इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, बिल्कुल सही है ये। 78 में डी आंसर सही होगा। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेएबल। असेसेबल वैल्यू है 6 लाख रुपए। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है एट रेट ऑफ 10%, यानी 60,000 रुपये कस्टम ड्यूटी लग गई। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है एट रेट ऑफ 10% और बेसिक कस्टम ड्यूटी 6,000 रुपये ये हो गया। अब 6,66,000 रुपये, 6,66,000 रुपीज़ ये हो जाती है वैल्यू फॉर लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। ये हो गई वैल्यू फॉर लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। और इस 66 पे 6,66,000 पे 12% की रेट से IGST लग जाएगा 79,920। तो ये पूछ रहा है कि कितना टोटल ड्यूटीज़ पेएबल होगी? 60,000, 6,000 और 79,920। ये आ जाएगा आंसर 145,920। आंसर हो गया 145,920। ठीक है, 145,920। नेक्स्ट देखिए, एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट मेड बाय एन एंटिटी ऑन परमानेंट बेसिस क्वालिफाई एज सप्लाई इवन मैन मेड विदाउट कंसिडरेशन। दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली जब ITC इसमें क्या है, एज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट जिस पे आपने ITC अवेल किया है, अवेल किया है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है। तनिष्का ऑफ दिल्ली प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ मशीनरी टू हरिका इन गोवा। हरिका वॉज रजिस्टर्ड इन उड़ीसा। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस? अब देखिए ये यहाँ पे 12(2) के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं
क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस स्पेसिफिकली कहीं और नहीं दे रखी, तो 12(2) के प्रोविजंस के हिसाब से लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा। पर अगर इसकी गोवा में भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो गोवा में भी अगर उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस केस के अंदर परफॉर्मेंस गोवा में हुई है, और प्लेस ऑफ बिजनेस अगर गोवा में है तो ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या मान लिया जाए, गोवा मान लिया जाए, तब प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा हो सकती है। अदरवाइज अगर गोवा में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर हरिका की रजिस्टर्ड इन उड़ीसा है, तो उड़ीसा ही क्या है इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। एज पर सेक्शन 16 ऑफ द CGST एक्ट, whether credit of inputs can be availed based on receipt of documents और on receipt of goods, दोनों होना जरूरी है। रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी आए उसके और डॉक्यूमेंट्स भी हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे आप ITC ले सकते हो, डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप कैसे ITC लोगे। तो आफ्टर रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स तभी आप क्या ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 24? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कंपल्सरीली ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी लगाना है और ISD को भी लगाना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। देन पर्सन्स मेकिंग इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज में वो नहीं आ रहे हैं, पर्सन्स मेकिंग इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पर्सन मेकिंग से इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अब क्या ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड द लेवी ऑफ सेस थ्रू GST सेस? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंपनसेट द स्टेट्स to the because of the revenue loss, if there is any revenue loss on account of implementation of GST, तो उसको compensate करने के लिए, to provide compensation to the states for revenue loss arising during the implementation of GST। इसके लिए क्या है, ये आपके GST सेस लगाया जा रहा है। अब आगे देखिए, DSR Limited is a manufacturer of food products supplied in a package consisting of chocolate 12%, cakes 18% and sweets 28%। तो ये हो गई आपके एक मिक्स सप्लाई, ये क्या हो गई, मिक्स्ड सप्लाई हो गई। अलग अलग रेट है, प्राइस पैकेज की 1250 है, तो यहाँ पे क्या सेक्शन 8 के अनुसार कौन सी रेट लगती है मिक्स सप्लाई में? सेक्शन 8 के अनुसार कौन सी रेट लगती है? हाईएस्ट रेट लगती है, हाईएस्ट रेट लगती है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई, मिक्स सप्लाई है और हाईएस्ट रेट लगती है, तो GST निकालो इसका। 1250 तो पैकेज की कीमत है, 1200 पैकेज है, रेट ऑफ GST लगाओ आप 28%, हाईएस्ट रेट लगा दीजिए। तो 1250 इंटू 1200 इंटू 28%, 4,20,000, तो आंसर हो जाएगा ये 4,20,000। तो मिक्स सप्लाई हो गई और 4,20,000 GST लगेगा इसमें। देन इन केस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ऑन स्टॉक्स हेल्ड ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट फ्रॉम विच द पर्सन बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, प्रोवाइडेड ही हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ये सेक्शन 18 के अंदर दे रखा है। सेक्शन 18 में स्पेशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट ITC का मिल जाएगा। अगर अपन ने 30 दिन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लिया तो अपन किस दिन से रजिस्टर्ड मान लिए जाएंगे, फ्रॉम द डेट जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हुआ, और उसके जस्ट पहले वाले दिन जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है इनपुट का, इनपुट्स कंटेंट इन से सेमी फिनिश गुड्स और इनपुट जो फिनिश गुड्स में है उसका ITC मिल जाएगा। स्टॉक्स हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ ग्रांट ऑफ RC, ये सही नहीं है। स्टॉक हेल्ड ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, पूरा स्टेटमेंट नहीं आ रहा। 60 डेज़ के अंदर अप्लाई करोगे, नहीं, उस केस के अंदर नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जब आप लायबल हो जाओगे उसके 30 दिन के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको ITC मिल जाएगा, जब भी आप लायबल थे उसके जस्ट पहले वाले दिन का। फिर अंडर सेक्शन 15 ऑफ द UTGST एक्ट, हु इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट authority for advance ruling, central government is basically empowered to constitute authority for advance ruling। कौन empowered है? central government है। In respect of the items mentioned below, the provisions of CGST Act 2017 are not applicable in related provisions are given under the UTGST Act itself। तो देखिए, जहाँ तक लेवी एंड कलेक्शन ऑफ UTGST का प्रश्न है,
चार्जिंग सेक्शन है यूटीजीएसटी का सेक्शन 7, उसके तहत ये दे रखा है, तो ये सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन हुआ, रिटर्न्स हुआ, स्कोप ऑफ सप्लाई हुआ, सब में सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं। रूल 30 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स इंटर एरिया प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट शैल बी, कितना हो जाएगा 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ सप्लाई वहाँ क्या हो जाएगी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर या से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्विसेज। अब ये शिवक सात्विक हैज रिसीव्ड द गुड्स इन 5 लॉट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल इनवॉइस। एक माल खरीदा है उसने 5 लॉट्स में आ रहा है। आईटीसी कब अवेल होता है, जब लास्ट लॉट मिल रहा हो आपको, तो 100% आईटीसी कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आपको मिलेगी तभी आप क्या ले सकते हो, आईटीसी अवेल कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड, मैक्सिमम पीरियड पूछ रहा है टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। वैसे तो 90 डेज का पीरियड है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कितना, 90 डेज। तो मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है इसकी, 180 डेज हो सकती है फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैक्सिमम पीरियड कितना हो गया, 180 डेज हो गया फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इंटीग्रेटेड टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, आधा आधा शेयर हो जाता है, अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इक्वली। 50% सेंट्रल का शेयर होता है, 50% स्टेट का शेयर होता है आईजीएसटी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी वुड डिपेंड अपॉन द मैकेनिज्म द ट्रांजेक्शन अलायंस टू सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड विद जीएसटी। वो टैक्स इनवॉइस जारी करता है, कलेक्ट करता है जीएसटी एंड पे टू द गवर्नमेंट। इसको हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। और जब रिसीवर देता है तो रिसीवर को टैक्स देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। तो ये आंसर इसका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। शक्ति लिमिटेड परचेज इन एयरक्राफ्ट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एयरक्राफ्ट परचेज किया है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। आईटीसी बिल्कुल मिलेगा, इसमें ब्लॉक्ड नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आप एयरक्राफ्ट ले रहे हो, फॉर दैट पर्पस आईटीसी इज बेसिकली क्या अलाउड। प्रिंसिपल एंटाइटल्ड फॉर आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क। अगर कैपिटल गुड्स का वापस से आना जरूरी हो जाता है कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर। कैपिटल गुड्स का वापस से आना जरूरी है 3 साल के अंदर, प्लस एक्सटेंशन हो सकता है इसका कितना, 143 में दे रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, ये 143 में दे रखा है आपके सेक्शन 19 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट एंड 143 ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट। नेक्स्ट देखो, फॉर रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी पेड द रिफंड एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा है। रिफंड एप्लीकेशन आपको कितने टाइम के अंदर लगानी है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 27 ऑफ द कस्टम्स एक्ट ये बोल रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्या, प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउसेस। अब प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउसेस में दे आर ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट एंटिटी, सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट फ्रॉम वेयर हाउस कीपर वुड बी रिक्वायर्ड, सही है। ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस, ये गलत है। ड्यूटीएबल गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स भी स्टोर किए जा सकते हैं। इम्पोर्टेड गुड्स विच हैव बीन इम्पोर्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लाइसेंसी कैन बी ये स्टोर, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला पॉइंट गलत है। देन डिटरमाइन द रेट ऑफ ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक की रेट के लिए बोल रहे हैं, इफ द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, ये कह रहे हैं द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन एंड द डेट व्हेन द गुड्स आर प्लेस्ड अंडर कस्टम्स कंट्रोल फॉर एक्सपोर्ट। तो अगर इट डज नॉट एक्सीड, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे सेक्शन 74 के प्रोविजंस क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। सेक्शन 74 के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं। 3 महीने तक 95% है, फिर 3 से 6 महीने क्या हो जाएगा, 85% हो जाएगा, और 6 से 9 महीने क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। 6 से 9 महीने में 75% इसका आंसर आ जाएगा। 6 से 9 महीने में क्या है,
ये 75% आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो 98 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया। फिर एप्लीकेशन बाय द एक्सपोर्टर टू कस्टम ऑफिसर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। एक तो शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो गया। ये व्हीकल के केस में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट देना है। वेसल और एयरक्राफ्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको क्या देना होता है, शिपिंग बिल देना होता है। आंसर हो जाएगा इसका क्या, आइदर ए और बी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर ए और बी। ठीक है। एंड व्हेन गुड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मटेरियल सब्सटेंस देन हेडिंग विच प्रोवाइड्स मोर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन विल बी प्रेफर्ड ओवर अ हेडिंग प्रोवाइडिंग अ जनरल डिस्क्रिप्शन। ये रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ टैरिफ रूल 3A है। स्पेसिफिक टैरिफ एंट्री विल प्रिवेल ओवर व्हाट द जनरल टैरिफ एंट्री। तो इसका क्या आ गया, इट्स एप्लीकेशन ऑफ रूल स्पेसिफिक ओवर जनरल। स्पेसिफिक टैरिफ एंट्री विल प्रिवेल ओवर जनरल। तो ये अभी अपन ने 100 क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, पूरे देख लिए ना एक बार। तो ये टोटल पेपर जो हमारा क्या है, हमने ये डिस्कस किया है 100 मार्क्स का। दिस इज 100 मार्क्स पेपर विच वी हैव डिस्कस्ड हियर। तो आप देख लीजिए, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, सब कुछ अंडरस्टूड है, तो फिर आप इजीली कर सकते हो। अब इसके लिए हमारी पूरी एक क्लासेस भी अवेलेबल है और टैक्स लॉ सब्जेक्ट की इस तरह की बुक आती है जिसमें समरी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो ये इस तरह की बुक दैट विल बी अवेलेबल। अभी ये अंडर पब्लिकेशन चल रही है, जो स्टूडेंट्स दिसंबर 22 के एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होंगे। और अपनी ही जो वेबसाइट है उसमें भी काफ़ी मटेरियल, मतलब जो आपके हमारी ऐप है, वो ऐप को भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऐप को यहाँ अपने एक स्टोर सेक्शन है जहाँ पे हमारा ऐप क्या है, एक्सेस किया जा सकता है। बेसिकली ये ऐप है जो हमारा, ये वेब एक्सेस भी इसमें अलाउड है। और आप अपने एंड्रॉयड और मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन्स, आईफोन्स जो iOS है, सब में ये ऐप क्या है, डाउनलोड है। अब CS फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के रिलेशन में अपने, अब जैसे ये टैक्स लॉज एंड MCQs हैं, इसमें लास्ट 5 साल के पेपर का डिटेल्ड आपको क्या है, सॉल्यूशन दे रखा है। ऐसे हर पेपर का ये आपके डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है इसमें। ठीक है, तो ये चल रहा है अपना इस तरह से। एक एक क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हो ईयर वाइज, जैसे जून 2019 का। अब ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये पूरा इसका डिटेल्ड आंसर आ रहा है कि भाई ये इसका इस तरह से डिटेल्ड आंसर आ गया। लाइकवाइज हर क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर यहाँ दे रखा है। इस तरह के हमने पूरे पेपर्स बना रखे हैं। और आप चाहें तो इसके अलावा ये बुक्स वगैरह हैं, प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस MCQs हैं। 1300 के अप्रॉक्स इनकम टैक्स से रिलेटेड ये प्रैक्टिस MCQs दे रखे हैं। 1300 प्रैक्टिस MCQs तो इनकम टैक्स के हैं। वही चीज़ है जैसे अभी एक एक क्वेश्चन आ रहा है और उसके डिटेल्ड आंसर्स आपको अवेलेबल है। ये प्रैक्टिस MCQs दे रखे हैं सारे। इसी हिसाब से जो GST लॉ है, GST लॉ उसके भी क्या है, ये आपके GST लॉ के भी प्रैक्टिस MCQs आर देयर। कंटेंट में जाके आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे अब सपोज कीजिए कंपोजिशन स्कीम है, तो कंपोजिशन स्कीम के ये प्रैक्टिस MCQs आ गए। ऐसे चल रहे एक एक क्वेश्चन, आप अटैम्प्ट करते जाइए और देखते जाइए। और पूरा पेपर जब आप अटैम्प्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे क्या आंसर है। जैसे ये क्वेश्चन था अभी अपन ने किया था कि ITC कैन नॉट बी अवेल्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये क्वेश्चन आया था अभी कि भाई ITC क्या है, अवेल नहीं किया जा सकता अंडर कंपोजिशन स्कीम। सारे उस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली इस तरह से डिवाइस किया हुआ है ये पूरे के पूरे MCQs।
और फिर उसके डिटेल्ड आंसर्स भी अवेलेबल हैं। अब जैसे आपके जो जो अपन कर रहे हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर कैन ई लिमिटेड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो इसका डिटेल्ड आंसर आपको बाद में क्या है मिल जाएगा कि भाई ये इस कारण से इसकी लाइबिलिटी इतनी है या इतनी है, ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है। तो दिस वे ये स्टूडेंट को पूरा का पूरा आपको ये स्टोर सेक्शन पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ये लेक्चर्स भी हैं जो आपको मिल रहे हैं। फंडामेंटली यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स, दीज MCQs, और ये पास एग्जाम क्वेश्चंस, इसमें ये साल वाला पेपर भी डिटेल्ड डिस्कशन इसका मतलब किस तरह से सॉल्व हुआ है वो भी आ जाएगा। तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एट अ टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये आप अपनी ऐप को कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, bangersedu.com। इसका लिंक अभी इसमें हम लोग फर्दर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अब इस तरह की प्रैक्टिस होती है इन डेप्थ, तो आप फटाफट क्या है पेपर कर सकते हो। तो राउंड अबाउट अपने जो डिस्कशन कर लिया वही आप देख लीजिए, 1-1.25 घंटे के बीच का टोटल डिस्कशन हो गया, जिसमें 100 नंबर का पेपर अपन ने पूरा अच्छी से क्या है डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन दिसंबर एग्जाम, आप इन MCQs को रेफर कर सकते हो। यू कैन परचेज द सेम फ्रॉम आवर ऐप। ठीक है, ऐप से ये चीज़ परचेज की जा सकती है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए bangersadu.com को और करें अपने CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।